नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आजकल कई सवाल सामने आ रहे हैं, जैसे कि बीजेपी का अहंकार क्या सातवें आसमान पर है? क्या पीएम मोदी अब भगवान से भी बढ़कर हो गए हैं? देश ने एक लोकतांत्रिक सरकार चुनी थी या फिर किसी शहंशाह को अपना भविष्य सौंप दिया? ऐसे कई सवाल आज के सियासी हालात को देखकर उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी आज एक जरूरी सवाल किया है। राहुल गांधी ने रेलवे स्टेशन की एक तस्वीर पोस्ट की है एक्स पर, और इसमें काफी संख्या में यात्री जमीन पर लेटे हुए हैं। आप देखिए दूसरी साइड, आप इसी ट्वीट में, इस एक्स पे, आजकल ट्विटर जो है एक्स हो गया है, उस पर इसमें काफी संख्या में यात्री जो हैं जमीन पर लेटे हुए हैं और उनके पास पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ उज्ज्वला योजना का विज्ञापन लगा हुआ है। राहुल ने इस तस्वीर के साथ महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल उठाते हुए क्या कुछ लिखा है आपके सामने है। अब तक तो आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर से मैं पढ़ देता हूं। गरीबों की सवारी, भारतीय रेल के हर वर्ग का किराया बढ़ाया गया। पहला सेंटेंस है, किराए में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट तक खत्म कर दी गई। प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ाए गए। निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन के द्वार खोल दिए गए। जनता की मेहनत की कमाई से निचोड़ा जा रहा ये पैसा क्या सेल्फी स्टैंड बनाने के लिए था? भारत की जनता को क्या चाहिए? सस्ता गैस सिलेंडर एवं सुलभ रेल यात्रा या शहंशाह के बुत के साथ तस्वीर? ये बड़ा सवाल है, बहुत ही वाजिब सवाल है। राहुल गांधी यहां पूछ रहे हैं। ये बेहद जरूरी सवाल है दोस्तों कि आखिर देश सेल्फी खींचकर क्या हासिल कर लेगा? ये तो उसे हकीकत से भटकाने की कोशिश है। दरअसल पीएम मोदी ने जब से देश की कमान संभाली है, तब से सारी चीजें उल्टी पुल्टी हो रही हैं। मोदी को चाहने वाले इन उल्टे पुल्टे हालात को कभी मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, तो कभी कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। और ऐसा ही एक नजारा आज राजस्थान में भी देखने को मिला, जिसे भक्त मीडिया मास्टरमाइंड या मास्टर स्ट्रोक बता रहा है। लेकिन असल में बीजेपी ने जनता और संविधान दोनों का मजाक उड़ाया है। दरअसल आज राजस्थान में बीजेपी सरकार के गठन के 27 दिन बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। भजनलाल शर्मा मंत्रिमंडल में कुल 21 विधायकों और एक प्रत्याशी को, जी हां, गौर से ध्यान से सुनिए, मंत्रिमंडल भजनलाल जो मुख्यमंत्री हैं, भजनलाल शर्मा मंत्रिमंडल में कुल 21 विधायकों और एक प्रत्याशी को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। सही सुन रहे हैं आप। आज राजस्थान में एक ऐसे शख्स ने मंत्री पद की शपथ ले ली जिसका चुनाव अभी हुआ ही नहीं है, जिसके चयन पर अभी जनता की मुहर नहीं लगी है। लेकिन बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस देखिए कि बिना चुनाव हुए ही अपने प्रत्याशी को मंत्री बना दिया। मानो बीजेपी जानती है कि ईवीएम उसके ही प्रत्याशी को विजेता बनाएगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जानते हैं ना आप और हम, कई बार चर्चा करते हैं, रोज चर्चा करते हैं। खैर, बहरहाल कानून के रखने वाले या रखवाले कहें और मीडिया के लोग इस पर कुछ न कहें, लेकिन कांग्रेस ने यहां सवाल उठाया है। कांग्रेस अध्यक्ष राजस्थान में गोविंद डोटासरा ने लिखा है कि भाजपा का अहंकार सातवें आसमान पर है। भाजपा ने चुनाव आयोग को ठेंगा दिखाकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए श्री करणपुर से भाजपा प्रत्याशी श्री सुरेंद्र पाल टीटी को मंत्री पद की शपथ दिलाई है। संभवतः देश में यह पहला मामला है जब चुनाव से पूर्व भाजपा ने अपने प्रत्याशी को मंत्री बनाया है। कांग्रेस इस मामले को चुनाव आयोग के संज्ञान में लाकर कार्रवाई की मांग करेगी। भाजपा भले ही मतदाताओं को प्रलोभन दे, लेकिन श्री करणपुर की सीट कांग्रेस पार्टी बड़े अंतर से जीतेगी। ये कह रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा, जो कांग्रेस के राजस्थान के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। दोस्तों, कांग्रेस ने बिल्कुल सही बात कही है। यहां पर भाजपा का अहंकार सातवें आसमान पर है, क्योंकि अगर यह अहंकार नहीं होता तो बीजेपी एक व्यक्ति को मंत्री बनाने के लिए इंतजार कर सकती थी। आखिर मंत्रिमंडल बनाने में लगभग 1 महीने का वक्त ले ही लिया। अहंकार की ऐसी बू आज पीएम नरेंद्र मोदी के अयोध्या में भी दिखाई दी, और खासकर अयोध्या में जो उन्होंने भाषण दिया उसमें आई, तो वैसी बू आई। नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन समेत कई परियोजनाओं को शुरू किया है, उनका उद्घाटन किया है। इस मौके पर मोदी ने यह भी कह दिया कि मेरे सभी देशवासियों से मेरी
एक करबद्ध प्रार्थना है कि हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी के आयोजन का हिस्सा बनने के लिए वह स्वयं अयोध्या आए, लेकिन आप जानते हैं कि हर किसी का आना संभव नहीं है। इसलिए सभी राम भक्तों से मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद अपनी संविधान सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। जरा सुन लेते हैं मोदी जी और क्या कुछ कह रहे हैं जल्दी से, और इस चर्चा को भी आगे बढ़ाना है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। दिन बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। हमें देश के लिए नव संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है। इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं। अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। तो सुन रहे थे आप, यहां नरेंद्र मोदी ने कहा कि 22 जनवरी को सारे देश के लोगों से दीपावली मनाने की अपील उन्होंने की है। अब ऐसी बात तो कोई आत्ममुग्ध इंसान ही कह सकता है। दोस्तों, हम दिवाली मनाएं कि न मनाएं ये तो हमारा अधिकार है। दीपावली के दिन दीपावली जरूर मनाते हैं, लेकिन 22 जनवरी को दीपावली क्यों मनाएं? 140 करोड़ जनता क्यों मनाए? एक सवाल तो है। एक तो मोदी अपनी मर्जी से लोगों के अयोध्या आने पर पाबंदी लगा रहे हैं, कह रहे हैं अभी मत आइए। दूसरी तरफ दीपावली मनाने की बात कह रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि इसी देश में मणिपुर भी है, जहां हजारों लोग हिंसा का शिकार हो गए, जहां महिलाओं के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। मोदी ये भी कह रहे हैं कि रामलला को ही नहीं बल्कि 4 करोड़ भारतीयों को हमने पक्का मकान दिला दिया है। रामलला को भी पक्का मकान दिलाया और 4 करोड़ भारतीयों को भी पक्का मकान दिलाया है, ये कह रहे हैं मोदी जी। रामलला के लिए ये बात कह रहे हैं और हमारे देश के जो रामलला के भक्त हैं वो चुप बैठे हैं। खैर, उनके इस तरह के बयानों से जाहिर है कि राम मंदिर को ही इस बार बीजेपी चुनाव जीतने की सीढ़ी बना रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने उससे भी बड़ी सीढ़ी तैयार कर ली है और अब सारे दल सीट शेयरिंग को लेकर भी तैयार हो रहे हैं। राहुल गांधी कल नहीं बल्कि परसों जब नागपुर में भाषण दे रहे थे तो वहां उन्होंने बेरोजगारों को लेकर भी अपनी बात रखी थी और बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक तरफ अयोध्या है और दूसरी तरफ नागपुर। अयोध्या से शंखनाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस पार्टी ने शंखनाद चुनाव का कर दिया है नागपुर से जो शंखनाद हो रहा था वहां पर जिन मूल मुद्दों की बातें हो रही थी उनमें से एक मुद्दा रोजगार का भी है। रोजगार पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, ये जरा सुन लेते हैं पहले और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आर पार के मूड में कैसे हैं मोदी और राहुल, इसमें कौन आगे निकलेगा ये यहां समझना जरूरी है। बात तो आप अगले लगभग 22-25 दिन या कहिए तो अगले 2 महीने तक सिर्फ और सिर्फ अयोध्या की ही सुनने वाले हैं, राम लला की ही या जय श्री राम ही सुनने वाले हैं। दिल्ली और पूरे देश के अलग अलग शहरों में, दिल्ली में आज ही मैं देख रहा था कि कुछ ऐसे इलाकों में, कुछ एक ही नहीं कई इलाकों में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जय श्री राम और अयोध्या चलो के नारे के साथ बैनर पोस्टर लगवाए हुए हैं, होर्डिंग्स, बहुत पैसे खर्च हुए होंगे ये तय मानिए। आखिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को दिल्ली आकर के ये होर्डिंग्स लगवाने की जरूरत क्यों पड़ी, समझने की जरूरत है। लेकिन सुनिए राहुल गांधी को। मेरे पास कुछ युवा आए मुझे कहते हैं राहुल जी, अग्निवीर योजना से पहले हमें आर्मी में ले लिया गया था। 1,50,000 युवाओं को हिंदुस्तान की सेना ने और एयरफोर्स ने एक्सेप्ट कर लिया था। उन्होंने फिजिकल टेस्ट पास कर दिया
और एक्सेप्टेंस उनको मिल गई। 1,50,000 युवा मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना लागू की और 1,50,000 युवाओं को उन्होंने आर्मी में, एयरफोर्स में नहीं आने दिया। देश प्रेम की भावना थी, रो रहे थे, मेरे सामने रो रहे थे। आंसू आ रहे थे, कह रहे थे सरकार ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, जिंदगी खत्म कर दी, हमारा मजाक उड़ाया जाता है। गांव में हमें झूठे सैनिक कहा जाता है। इतनी भी इज्जत नहीं रखी। उनको अग्निवीर योजना में भी नहीं आने दिया। बाहर उठा के फेंक दिया। तो ये बहुत ही एक मार्मिक कथा यहां राहुल गांधी सुना रहे हैं। ये कथा नहीं, कहानी नहीं, बल्कि ये हकीकत है जो यहां राहुल गांधी रख रहे हैं। 1100 किलोमीटर पश्चिमी चंपारण से चलकर, बिहार के पश्चिमी चंपारण, वहां से चलकर कुछ युवा आते हैं यहां दिल्ली। राहुल गांधी उनसे मुलाकात करते हैं और वही गाथा यहां सुना रहे हैं, उसी का को बयां कर रहे हैं राहुल गांधी यहां। और बहुत महत्वपूर्ण बात यहां कह रहे थे कि आखिर युवाओं के साथ क्या हो रहा है, बेरोजगारों के साथ क्या हो रहा है, कैसे युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा है। ये तमाम बातें जो देखी वही वो सुना रहे हैं राहुल गांधी, जिसे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक तरफ राहुल गांधी हैं जो मूल मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो आत्ममुग्ध हैं इस बात से कि वो देश को एक भव्य मंदिर दे रहे हैं। इस मंदिर से रोजगार मिल जाएगा क्या? इस मंदिर से लोगों का इलाज हो जाएगा क्या? इस मंदिर से उन गरीबों का पेट भर जाएगा क्या? ये बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश इसी मंदिर से करनी पड़ेगी जो वोट देंगे इस मंदिर के नाम पर बीजेपी को। आइए दोस्तों, आज चर्चा करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं कि क्या बीजेपी का घमंड उसे ले डूबेगा। एक बड़ा सवाल है, क्या मोदी राज में सब कुछ उल्टा पुल्टा है? क्या आर पार के मूड में है राहुल और मोदी, या मोदी और राहुल? ये तमाम सवाल, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, हमारे साथ इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम कुमार जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलिंदु उपाध्याय जी। आप चारों का स्वागत करता हूं। स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस खास कार्यक्रम में, न्यूज पॉइंट में। तो दोस्तों, सीधा आना चाहता हूं और सबसे पहले प्रेम कुमार जी आपके पास ही आना चाहता हूं। कैसे देखा जाए प्रेम कुमार जी? कई बार बहुत तकलीफ होती है, रोज शाम को हम न्यूज़ पॉइंट करते हैं और मूल मुद्दों को यहाँ रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुबह से शाम तक आप अगर भटकाव भरे मुद्दों को कानों में सुनते, गुंजायमान होते हुए जैसे रामधुन की तरह अगर सुने, तो बहुत अजीब सा भी लगता है कि ये देश कहाँ किस दिशा में जा रहा है। लेकिन इसी में मग्न हैं बहुत लोग। कितने % हैं वो तो चुनाव में पता चलेगा, जो अगला चुनाव आने वाला है उसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उधर राजस्थान में एक ऐसे मंत्री को शपथ दिला दी जाती है जो भी विधायक भी नहीं बना है, वो प्रत्याशी है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि दिए जलाइए, 140 करोड़ लोगों से करबद्ध प्रार्थना है। हाथ जोड़ रहे थे मोदी जी, वोट का वक्त है तो हाथ जोड़ेंगे ही। और इधर राहुल गांधी जो बात बता रहे हैं, 2 अलग अलग बातें, 2 अलग अलग नेता, देश की 2 अलग अलग तस्वीर, सियासी तस्वीर, उसमें वोटर्स। क्या कुछ कहेंगे आप, कैसे देखते हैं इसको? जी शुक्रिया राजीव जी। अयोध्या की तस्वीरों से जो स्क्रीन हटे पड़े हैं, नरेंद्र मोदी जी का वहां दौरा ऐसे हो रहा है मानो विष्णु के अवतार वहां दौरा कर रहे हूं। और विष्णु अवतार चंपत राय जी ने उनको बताया है, जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के प्रमुख हैं। पूरे दौरे में पुष्प की वर्षा, पुष्प सड़क पर बिछाए रखना, जिसको पलक पावड़े बिछाना बोलते हैं,
वो देखने को मिला। वहाँ अयोध्या की जो दूसरी तस्वीर है उसको छिपाई गई, जहाँ लोगों में दुख है कि अयोध्या की प्राचीनता को नष्ट किया गया है। साधु संत दुखी हैं कि ध्यान लगाने के लिए जो वातावरण हुआ करता था वो नष्ट हुआ है। लेकिन ऐसे बताया जा रहा है, ऐसे दिखाया जा रहा है कि रामलला अभी अभी धरती पर आने वाले हैं और नरेंद्र मोदी जी उनको लेकर आ रहे हैं। तो ये एंकर्स को देखिए, टीवी चैनल्स को देखिए, सब लोग नरेंद्र मोदी जी को देवता के रूप में ही पेश कर रहे हैं जी। तो सवाल ये है कि जो हिंदू आस्थावान व्यक्ति हैं वो क्या देखें। रामलला का 22 जनवरी को अवतरण तो नहीं हो रहा है, बस एक मंदिर है जन्मस्थान पर जहां मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होगी जी। रामलला तो अयोध्या में बसे हैं, धरती में बहुत उनको मानने वाले हैं पूरी दुनिया में। और अयोध्या आज बसी हुई नहीं है कि आज अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया जाएगा तो वो अयोध्या धाम हो जाएगा, और पहले अयोध्या धाम था ही नहीं जी। आज भी बनारस में लगभग 7 करोड़ लोग आते हैं, बनारस का दौरा करते हैं। 2022 में अयोध्या में भी लगभग 3 करोड़ लोग पहुंचे थे। जब कुंभ लगता है तो वहां भी करोड़ों लोग आते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि पहली बार कुछ नया कर रहे हैं, लेकिन बताया ऐसे ही जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट सरकार ने बनाया, और उस ट्रस्ट की क्या जिम्मेदारी थी? जिम्मेदारी थी कि राम मंदिर का निर्माण करना है। ट्रस्ट कोई धार्मिक संस्था नहीं है, सरकार की ओर से बनाई गई संस्था है। ऐसे में मंदिर का निर्माण यानी वास्तु के नजरिए से सीमेंट गारे पत्थर से बनना मंदिर का निर्माण होता है, लेकिन मंदिर का शिलान्यास, मंदिर का उद्घाटन या मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा, ये तीर्थ ट्रस्ट का काम नहीं हो सकता। ये तो धार्मिक कार्य हैं, ये काम पुजारियों का होगा, धर्माचार्यों का होगा। लेकिन इस काम को भी राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने अपने हाथ में हड़प लिया। नतीजा ये हुआ कि जिन्होंने श्री राम तीर्थ ट्रस्ट को बनाया, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को बनाया, यानी नरेंद्र मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन में इनकी प्रायोरिटी हो गई पूरे ट्रस्ट की। यही कारण है कि ट्रस्ट के प्रमुख ने विष्णु का अवतार बता करके नरेंद्र मोदी जी को पेश किया है, और उसी तरीके से पूरे आयोजन को दिखा रहे हैं मानो हमें आप तीर्थ ट्रस्ट में लाए हैं, हम आपको अयोध्या में लाएंगे। इस हिसाब से तीर्थ ट्रस्ट जो है कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। लेकिन इससे नुकसान किसका हो रहा है, ठेस किसको लग रही है? नुकसान आस्था को हो रहा है, ठेस आस्था को लग रही है। और वो हिंदुओं की आस्था है, जो धार्मिक है, जो आस्तिक है। वो उनको अगर ये कहा जाए, जब टीवी का एंकर ये बताए राजीव रंजन जी कि जब रामलला पहली बार आंख खोलेंगे तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी के दर्शन होंगे। समझिए, यही शब्द हैं एंकरों के कि जब रामलला आंखें खोलेंगे तो नरेंद्र मोदी जी के दर्शन होंगे। दर्शन शब्द हम ईश्वर के लिए ही देखते हैं, बोलते हैं जी। यानी रामलला भगवान नरेंद्र मोदी के दर्शन करेंगे। यानी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, रामलला का अवतरण ही इसलिए हो रहा है कि वो नरेंद्र मोदी जी के दर्शन करेंगे। ये है मीडिया में बयान किया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो ये जो सब कुछ चल रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, आस्था के साथ खिलवाड़ है, हिंदू धर्म पर
किसी का एक तरह से शिकंजा कस चुका है, जो कि धार्मिक नहीं है उन लोगों का शिकंजा कस चुका है, जो राजनीतिक हैं उनका शिकंजा हिंदू धर्म पर हो चुका है, और हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग जो वास्तव में आस्थावान है वो कसमसा कर रह जा रहे हैं। उनके पास कोई चारा नहीं दिखता, क्योंकि उनके पास राजनीतिक शक्ति भी नहीं है, क्योंकि देश में जो हमारे लोकतंत्र का जो स्वरूप है, राजनीतिक दल सभी लोग धर्म से जुड़ करके राजनीतिक नग्नता नहीं करते। लोग धर्म निरपेक्षता के मूल्यों को लेकर चलते हैं। हर पार्टी के नेता सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर चलना या एक समान व्यवहार रखना, इस नजरिए से चलते हैं। तो वैसे लोग जो वास्तव में हिंदू धर्म के उपासक हैं, आस्थावान हैं, वो आज अलग थलग पड़े हैं, क्योंकि उनके साथ बीजेपी जैसी राजनीतिक पार्टी नहीं है। वो तो अपने स्वार्थ के लिए हिंदू धर्म का इस्तेमाल कर रही है। तो जो वास्तव में आस्था वाले लोग हैं वो बेबस हैं, असहाय हैं। ये जो दर्द है, ये वहां के साधु संतों से बात कीजिए, पंडितों से बात कीजिए, जो वहां वास्तव में अयोध्या में रह रहे हैं, अयोध्या के पुराने निवासी हैं, उनसे बात कीजिए। और जो स्वरूप हमें टीवी में दिख रहा है, लोगों को लग सकता है कि प्रेम कुमार झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है। आप पता कर लीजिए, जो सड़क किनारे जो भीड़ खड़ी है, जो जिसके पास टीवी एंकर माइक लेकर जाता है और वो सीधे नरेंद्र मोदी जी को ईश्वर की तुल्य ही बताने लगता है, वो सारे लोग लाभार्थी हैं और सरकारी अधिकारियों के द्वारा जुटाए गए लोग हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा लाभार्थी श्री राम लला को बना दिया गया है। आप आश्चर्य करेंगे, अगर मैं ये बोल रहा हूं तो आपको विवादास्पद भी लग सकता है। नहीं, कोई विवादास्पद नहीं है। दिया तले अंधेरा होता है, एक चमकता हुआ, दूसरा उसके नीचे जो अंधेरा है, वो उस अंधकार को दिखाने की या देखने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है, जिसको आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बता रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं प्रेम कुमार जी। और लेकिन थोड़ा सा अब हम दूसरी दिशा में जाना चाहते हैं। इस चर्चा को दूसरे थोड़ा डाइवर्ट करना चाहता हूँ, इसलिए भी क्योंकि इस पर खूब चर्चा होगी, और जितनी चर्चा की जाएगी, हमारे तमाम दर्शक जानते हैं कि आखिर हकीकत क्या है, और इसलिए भी मैं ज़्यादा इस पर फोकस रहना नहीं चाहता हूं। दो तीन मसले ऐसे हैं जिस पर फोकस करना ज़रूरी है। एक ये है कि नीतीश कुमार को लेकर जितनी भी बातें आ रही हैं, वो हमारे एक दो साथी लिख भी रहे हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार का क्या रोल होने जा रहा है। अभी तक जो बातें थीं, अब देखिए कल कुछ बातें खत्म हो गई, उसके बाद से कुछ नई बातें शुरू हुई हैं। एक तो अब ये भी हो गया है कि कुछ मीडिया के, खासकर सोशल मीडिया यूट्यूबर्स कुछ ऐसे थे जो कुछ अपनी विश्वसनीयता अब खोने की कगार पे आ गए हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो इस ढंग से खबरें दिखाने लगे हैं या बताने लगे हैं कि उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको लगता है कि अगर ये कह रहा है तो सही कह रहा है। और वैसे ही दो चार लोग हैं जो उस अंदाज में अब बोलने लगे हैं, बताने लगे हैं, दिखाने लगे हैं। तो इससे भी पर्दा उठाना जरूरी है। प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूँ। एक तो सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूँ, जो कहा जा रहा है कि एनडीए के साथ चले जाएंगे नीतीश कुमार, जरा इस बात पर कितनी इसमें सच्चाई है। और दूसरी बात ये कि एनडीए के साथ नहीं जाएंगे नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार जो हैं वो 22 जनवरी को बिहार में बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है। 22 जनवरी को बिहार की सरकार नीतीश कुमार गिरा देंगे। फिर उधर लालू प्रसाद यादव जो हैं, माफ़ी चाहूँगा, वो पुत्र मोह में जो ऐसे फंसे हुए हैं कि नीतीश कुमार से लड़ाई कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ है, ज़रा फटाफट बताइए, क्योंकि इससे पर्दा उठाना ज़रूरी है। और जो आर पार हम मोदी और राहुल की बात कर रहे हैं वहाँ तक आए, उससे पहले नीतीश किस आर पार में है वो भी ज़रा बता दीजिए। राजीव जी, नीतीश कुमार के बारे में जो कुछ भी चल रहा है, मुझे लगता है कि इस बार नीतीश कुमार काफ़ी सोच समझकर और पिछली राजनीतिक जो उनकी गतिविधियां थी उससे बहुत सबक लेकर उन्होंने लालू यादव का या बिहार में महागठबंधन का हाथ थामा था। और नीतीश कुमार एक मंझे हुए राजनेता हैं। उनको मालूम है कि इस वक्त बीजेपी के साथ जाने का या एनडीए में जाने का मतलब क्या है, कि वो अपनी राजनीति के अंतिम पड़ाव पर हैं। यानी अब जो वो फैसला करेंगे वो उसी से वो जाने जाएंगे।
अगले अपने जीवन भर जी। राजनीतिक करियर में। और मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार कोई ऐसा फैसला करेंगे जो कि उनके करियर पे दाग धब्बा लग जाए, दाग लग जाए। और दूसरी बात राजीव जी, ये मान लीजिए कि जो मीडिया है उसका काम ही यह है कि उसको इंडिया गठबंधन के अंदर विभाजन दिखाना है। अब सवाल ये कि रोज नई कहानियां वो इन्वेंट करेंगे। जी। अभी वो बिहार में है, फिर वो यूपी आएंगे, वो अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में विवाद पैदा करेंगे, वो ममता बनर्जी और वामपंथी मोर्चा के बीच में विवाद पैदा करेंगे। ये सारी कहानियां की लिस्ट जो है हम एडवांस में लिख सकते हैं। वो तो तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच में भी विवाद पैदा कर देंगे। तो ये लगातार रोज ये कहानियां आएंगी। नीतीश कुमार हो या शिवसेना हो या इंडिया गठबंधन के दूसरे पार्टनर्स हों, देखिए सब पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इन सब का अपना एक मतदाता है, एक सपोर्ट बेस है, नेता है, और इनको अपने राजनीतिक यूनिवर्स को, अपने राजनीतिक सपोर्ट सिस्टम को एड्रेस करना होता है। ये इंडिया गठबंधन में आए हैं कांग्रेस के साथ, ये कांग्रेस में शामिल नहीं हो गए हैं। खड़गे जी या राहुल गांधी नीतीश कुमार के हाईकमांड नहीं है जी। ये बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि वो अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग उनके स्टेक्स हैं, और उनकी अपनी कुछ राजनीतिक मजबूरियां भी हैं। क्योंकि बहुत सारा जो वोटर है, जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जांपल दूं बंगाल का वोटर। अब बंगाल में जो ममता का वोटर है वो तो वामपंथ के खिलाफ है, देखो गठबंधन पे जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही, कुछ ना कुछ, कि उनका जो वोटर है, जो उनका समर्थक है, उसको नाराज ना हो। तो ये मजबूरियां हैं उन सब की, और उन मजबूरियों के चलते जो है ये सब अटकलें लगाई जाती हैं। मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, और ये कहानियां आती रहेंगी। बिल्कुल आपसे एक बात राजीव जी 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 प्लीज प्लीज। राम मंदिर वाली बात जो शुरुआत जहां से हुई थी, अगर आप कहें तो मैं 1 मिनट की में बात करूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं हालांकि नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा हो, क्योंकि ये मसला लोगों के आस्था का है, और आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ होता है वो ये देश पिछले 40 साल से देख रहा है। और उसमें अगर हम भी उसी दिशा में जाएं, और ये वक्त ऐसा है कि खुलकर जो दिया तले अंधेरा, जो प्रेम कुमार जी बता रहे थे, जब मैं बोला कि दीपक तले बहुत अंधेरा है, और उस अंधेरे को ढूंढने की कोशिश कीजिए। और तमाम, क्योंकि ये काम हमारा और आपका ही नहीं है, जो हम 4 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, या हमारे साथ जो अगर इस वक्त 6400 लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनका ही नहीं है। इस देश के 140 करोड़ जनता, जिसको मोदी जी हाथ जोड़कर इन्वाइट कर रहे हैं और दिवाली मनाने के लिए कह रहे हैं। मोदी जी ने उस समय भी कहा था कि आप दिए जलाइए, थाली पीटिए, ताली बजाइए, मोमबत्ती जलाइए, सब कुछ कहा था। लेकिन उस समय भी मोदी जी ने ये नहीं आश्वासन दिया था कि आप लोग निश्चिंत होकर रहिए, अगर आपको कोरोना जैसी बीमारी हो जाती है तो आपके घर पर इलाज की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। ना आज कह रहे हैं मोदी जी, उन लोगों के लिए भी नहीं कह रहे हैं जो छात्र 1100 किलोमीटर पैदल चल के आए, और जिनके बारे में राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप राहुल गांधी से वो मिले। मोदी जी उन महिला पहलवानों के बारे में भी नहीं कह रहे हैं। आज ही विनेश फोगाट ने अपना जो पदक है उसको मोदी जी के दरवाजे पे आज अभी थोड़ी देर पहले रख के आई हैं, तो ये भी नहीं कह रहे हैं। तो इसलिए हम लोग भी अगर उसमें उलझें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम भी हवा देने की कोशिश करेंगे वैसे ही मसलों को। ये देखिए, ये विजुअल आप देख रहे हैं, विनेश फोगाट वहाँ पर पदक रख के आई हैं अपना आज, अभी इस कार्यक्रम करने से थोड़ी देर पहले। तो ये ऐसे मसले हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो रही है। मैं चाह रहा हूं कि 1-1.5 घंटे का जो समय होता है, वो आप सुधीजन को सुनने के लिए इतने लोग आते हैं, वो भी बहुत कुछ सवालों के साथ आते हैं। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जिस पर अभी चर्चा कर रहे थे, ये सवाल लगातार देखिए 7 दिनों से कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार
पलटी मार लेंगे, नीतीश कुमार देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, नीतीश कुमार दगा देने वाले हैं, इंडिया गठबंधन टूटने वाला है, सब कुछ खत्म हो गया। हमारे कई साथी इसी कार्यक्रम में कहते थे नीतीश के बारे में आप कुछ नहीं कह रहे, उस समय भी मैं कहता था कि कुछ नहीं हो रहा है, ये मीडिया का बनाया हुआ एक ऐसी खबरें हैं जिसको बाद में अब देखिए आकर के वही केसी त्यागी, वही ललन प्रसाद सिंह उर्फ राजीव रंजन या और भी ऐसे तमाम नेता आकर के उसकी सफाई दे रहे हैं। मुझे तो लगता है ऐसे नेताओं को भी सफाई देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन दे रहे हैं। चलिए, तो इसलिए यहां पर बहुत ही उलझा हुआ मामला है प्रशांत टंडन जी, बहुत उलझा हुआ मामला है। उसको थोड़ा बहुत इस कार्यक्रम के जरिए हम लोग अगर सुलझा पाए तो बहुत बेहतर होगा। ये आप लोगों से भी मैं चाहूंगा कि उस उलझे हुए मसले को सुलझाने की हम कोशिश करें। इस देश की जनता को कैसे बरगलाया जा रहा है मीडिया के जरिए और देश के जो राजनेता हैं उनके जरिए, कैसे एक प्रत्याशी है उसको अभी ही मंत्री पद की शपथ दिला दी जाती है। आज ही हुआ, यह हिंदुस्तान में और मोदी जी के राज में ही हो सकता है। कैसे आप गारंटी दे रहे हैं कि जिसको आप शपथ दिला रहे हैं वो जीत रहा है? क्या ईवीएम का खेला वहीं से शुरुआत होती है जिस पर लोगों का शक है? तो ऐसे कई सारे सवाल हैं। प्रशांत जी प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए, मैं जस्ट जोड़ रहा था। नहीं, बहुत कुछ राजीव जी हो रहा है और ऐसी ऐसी चीजें हो रही कि जो कभी खबरों में नहीं आती हैं। एक अधिकारी हैं गुजरात के मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव, मुख्य प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और वो उनका नाम है के बाबू। 11वीं बार एक्सटेंशन मिला है उनको, 11वीं बार। वो मोदी साहब के समय से है और आनंदीबेन के भी थे, वो रूपानी के भी थे और मौजूदा मुख्यमंत्री के भी प्रिंसिपल सचिव है। तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि जो पहले कभी नहीं हुआ। ये विश्व रिकॉर्ड बना देंगे रिटायर ना होने का जी। तो लेकिन देखिए राजीव जी, बहुत सिंपल सी बात है जिसपे बहुत सी चर्चा नहीं हो रही है। इंडिया गठबंधन की रणनीति क्या है? इंडिया गठबंधन कोई रिटरिक में, कोई बड़बोलेपन में नहीं जा रहा है कि उनको मोदी मुक्त भारत करना है या बीजेपी मुक्त भारत करना है। उनको सत्ता से उतारना है बीजेपी को, संख्या बहुमत के नंबर से नीचे रखना है। वो ऐसी कोई जिद नहीं है कि मोदी साहब को मोदी मुक्त भारत करना है या बीजेपी मुक्त भारत करना है। इस तरीके के बड़बोलेपन वो कभी आप देखिए कि इंडिया गठबंधन के लोग बात नहीं करते हैं। उनको सत्ता से उनको उतारना है। सत्ता से उतारने का तरीका लोकतंत्र में क्या है? बहुमत के आंकड़े से इतना नीचे रखना है कि कोई जोड़ तोड़ ना हो पाए। अब वो कैसे हो? साफ सी रणनीति है कि बीजेपी ने क्योंकि अपने आप हिंदी हार्टलैंड में केंद्रित कर लिया है, कुछ सीटें 2019 में इनको मिल गई थी, वहां से 50-55 सीटें कम करनी है। हिंदी हार्टलैंड के बाहर की 50 से 55 सीटें बीजेपी की कम करनी है जी। और अगर वो इसकी आधी सीटें भी हिंदी हार्टलैंड से कम कर पाएंगे बीजेपी की, तो उनका वो काम हो जाता है जो इलेक्टोरल नंबर है, जो चुनावी गणित है। तो चुनावी गणित पर उनकी स्ट्रेटजी है। अब ये जो स्ट्रेटजी है राजीव जी 55 सीटें कम करने की, ये कहाँ से है? ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है, ये तेलंगाना है, ये बिहार है, ये पंजाब है, ये नॉर्थ ईस्ट की सीटें हैं, बंगाल है। इन सब जगहों से 50-55 सीटें कम की जा सकती हैं क्योंकि ये इंडिया गठबंधन की पिच है। वहां वो मजबूत है, वहां वो नंबर 1 की पार्टी हैं, जो भी गठबंधन के पार्टनर्स हैं, तो उनकी ताकत वहां लगनी है। और बीजेपी हिंदी हार्टलैंड में क्योंकि कंसोलिडेट कर रही है और पिछली बार वो पीक पे थे। अब राजस्थान में क्या वो जितनी सीटें राजस्थान की उससे ज्यादा निकल जाएंगे? नहीं निकल पाएंगे। छत्तीसगढ़ में 9 सीटें 11 में से तो क्या 11 आ जाएंगी? ऐसा नहीं होगा। तो
इसलिए वो पीक ऑलरेडी कर चुके हैं। हिंदी हार्टलैंड में जो वोट बीजेपी को पिछली बार मिल गया था, वो ऑलरेडी वो राम मंदिर वाला ही वोट है, बिल्कुल वही वोट है वो। तो वो तो ऑलरेडी पीक पर है। और तो इसलिए इंडिया गठबंधन की रणनीति बहुत प्रैक्टिकल है कि कैसे वो कम किया जा सकता है, उस पे उनका काम है, उस पे वो फोकस कर रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट से लेकर हर चीज। और उनको ऐसा कोई दम्भ नहीं है कि बीजेपी मुक्त भारत करना है। वो जनता करेगी, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करेगी। राजीव जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये आप बिल्कुल सही सेंटेंस भी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन कतई ये नहीं कह रहा है कि बीजेपी मुक्त हमें भारत करना है, बल्कि उसे जीत कर ये पद हासिल करना है, ये स्थान हासिल करना है, देश पर जो सत्तारूढ़ दल के रूप में अपने को स्थापित करना है। एक बार फिर से आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास, फिर आता हूं डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी आपके पास। प्रेम कुमार जी, मैं नीतीश कुमार का नाम ले रहा था, और नीतीश कुमार एक ऐसा नाम आज की तारीख में है जिनकी चर्चा जहां देखिए हर तरह के मीडिया में चर्चा हो रही है, खूब चर्चा हो रही है। क्योंकि अभी आप उधर से लौट के आ रहे हैं, बिहार झारखंड से लौट के आ रहे हैं, इसलिए भी आपसे समझना चाहता हूं कि अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, आपसे बेहतर और कौन बताएगा। और क्या नीतीश कुमार 22 तारीख को अपनी सरकार को भंग कर देने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार, मतलब 2 3 4 जो खबरें हैं सब कुछ आप देख चुके हैं, और अब तो आपके हमारे साथी लोग भी किसी और जगह बैठने लगे हैं, तो इसलिए भी क्योंकि भरोसे के लायक नहीं रहे कई लोग, तो उस हिसाब से भी समझना चाहता हूं आपसे कि आखिर चल क्या रहा है। और अगर कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि कुछ भी नहीं चल रहा है, ये मैं अपने दर्शकों को लगातार कह रहा हूं, 10 दिन से यही बात कह रहा हूं कि कुछ नहीं चल रहा है। ये एक हवा बनाने की कोशिश जो पीएमओ से, जो कहा जाता है कि पीएमओ से सुबह सुबह मैसेज भेज दिया जाता है कि आज किसको आरती दिखाना है, उस ढंग की आरती दिखाने की कोशिश होती है। अब ये कि सोशल मीडिया पे भी आरती दिखाने लगे हैं लोग, कुछ ऐसे लोग जिस पर आप भरोसा करते थे पहले, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे। आने वाले समय में उनकी परतें और भी खुलेंगी प्याज की तरह। अब प्रेम कुमार जी, क्या कुछ है आपके पास, अगर कुछ सच्चाई हो, कुछ हकीकत हो, क्या सचमुच नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं? सचमुच इंडिया गठबंधन जो है वो बहुत ज्यादा, अब वहां अंदर खाने बहुत खलबली मच गई है और सब अलग अलग विभाजित होने वाले हैं। इंडिया गठबंधन चुनाव में जाने से पहले ही टूट जाने वाला है। ऐसी अगर बातें हैं तो जरा, और हमारे एक बिहारी बाबू और इकट्ठा हो गए, हमारे साथ आ गए हैं, धनंजय कुमार जी, ये भी बेहतर बताएंगे, और नीतीश बाबू के तो काफी करीबी हैं, वो भी बताएंगे, लेकिन पहले आपसे सुनना चाहता हूं प्रेम कुमार जी। जी राजीव जी, राजनीतिक बातों को विश्लेषण करने के लिए एक आधार होता है, लॉजिक। हम राजनीतिक विश्लेषक कहे जाते हैं, अन्यथा आज कुछ बोलेंगे कल कुछ और बोल रहे होंगे। उसमें देखिए कि नीतीश कुमार जी ने एनडीए छोड़ा ही क्यों था, तब यह प्रश्न आएगा कि वो एनडीए में क्यों जाएंगे या अभी क्यों इंडिया गठबंधन छोड़ेंगे। नीतीश कुमार जी एनडीए में मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के साथ चुनाव लड़े थे, और वो जो अनुभव था उनका, वो बहुत बुरा अनुभव था। चुनाव में बीजेपी ने जो कि पूरे देश में अपने घटक दलों का नुकसान किया, अपने सहयोगी दलों को नष्ट किया। उनकी सोच रही कि क्षेत्रीय दल का अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए। जेपी नड्डा जी का याद कीजिएगा बयान, पटना में उन्होंने दिया था, उसके बाद ही नीतीश कुमार ने छोड़ा था। तो नीतीश कुमार जी को खतरा लगा एनडीए से, और इसके कारण उनकी सीटें घट भी गई, 43 हो गई। चिराग पासवान ने उनको हराने का काम किया, एनडीए में रह करके चिराग पासवान का इस्तेमाल किया गया। तो एक बात तय था कि नीतीश कुमार जी को कि हमसे गलती हो गई है, अब ये बीजेपी हमारे राजनीतिक वजूद के लिए ही खतरा बन चुकी है। इस गलती का कोर्स करेक्शन कैसे हो सकता था, तो उन्होंने एक निर्णय लिया। ये हम उनके निर्णय के कारण को बता रहे हैं कि वो बीजेपी एनडीए से अलग हुए। और जब चूंकि पहले भी बिहार में वो महागठबंधन का प्रयोग कर चुके थे नीतीश कुमार 2015 में, और उस समय राहुल गांधी का भी ये विचार था, कांग्रेस के साथ सबने मिलकर महागठबंधन बनाया था और महागठबंधन ने बीजेपी को परास्त किया था।
तो नीतीश कुमार में ये कॉन्फिडेंस था कि अगर हम इकट्ठे हो जाएंगे तो बिहार से इनका तो हम चलता कर ही देंगे। और नीतीश कुमार ने ये कहा भी कि अगर देश में हम इंडिया गठबंधन बना लेते हैं, बाद में नाम आया लेकिन गठबंधन बना लेते हैं, तो हम बीजेपी को 150 सीटों पर समेट दें। ये बात बोलने वाले इकलौते नेता नीतीश कुमार रहे। राहुल गांधी नहीं बोल रहे थे कि हम 150 पे समेट देंगे, नीतीश कुमार बोल रहे थे। तो एक्चुअली इंडिया गठबंधन के थॉट का जो मूल है उसमें नीतीश कुमार शामिल हैं, कुछ लोगों में शामिल हैं इंडिया गठबंधन क्यों होना चाहिए। तो इस बेस पर, इस पृष्ठभूमि पर देखें तो आज ऐसी कौन सी बात हो गई कि वो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़ेंगे। वास्तव में कुछ एक शिकायत हो सकती है कि विलंब हुआ, बैठक में देरी हुई, कि ये शिकायत तो अखिलेश यादव जी को भी रही है, सबको एक दूसरे शिकायत हो सकती है। लेकिन इंडिया गठबंधन इसलिए नहीं बना है कि हम अपनी शिकायतों को दूर करें या हम शिकायतों को बढ़ावा दें। ये इंडिया गठबंधन बना है डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, एक चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए भी नहीं बना है। ये इंडिया गठबंधन बना है कि अगर इस बार नहीं रोका गया अलोकतांत्रिक सरकार को तो आने वाले समय में शायद चुनाव भी ना हो। इंडिया गठबंधन बना है संघीय ढांचे की सुरक्षा के लिए, इंडिया गठबंधन बना है क्षेत्रीय दलों की रक्षा के लिए। इतने बड़े व्यापक गोल के साथ इंडिया गठबंधन बना। इस कारण से चाहे लाख तरह की बातें होती रहीं, ये भाग रहा है, वो भाग रहा है, लेकिन आज तक कोई भागा नहीं है। तमाम तरह टीवी चैनल थक गया बोल करके कि इंडिया गठबंधन टूटने वाला है। इसके समांतर एनडीए टूटा है, उससे छिटक के लोग भागे हैं, लेकिन इंडिया से कोई भागा नहीं है अब तक। तो इंडिया से क्या नीतीश कुमार जो कि कंसेप्चुअल ओरिजिनेटर हैं, कंसेप्ट के ओरिजिनेटर हैं, वो भाग जाएंगे? ये सीधे खारिज करने वाली बात है। दूसरी बात ये है कि अंदर में ये महत्वपूर्ण सवाल है, उद्धव ठाकरे भी उठा रहे हैं कि कोई कोऑर्डिनेटर होना चाहिए। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि पूरे हिंदी पट्टी में नीतीश कुमार से बड़ा कद का नेता कोई नहीं है, इसको सब लोग स्वीकार करेंगे। तो ये इंडिया गठबंधन के पास एडवांटेज है कि नीतीश कुमार को कोऑर्डिनेटर के तौर पर उत्तर भारत में वो इस्तेमाल करे, और इंडिया गठबंधन में अंदर खाने लगभग ये बात तय है, जो इसको औपचारिक ऐलान होना है कि 2 कोऑर्डिनेटर होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार साउथ में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। साउथ में कोऑर्डिनेट करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए, और हिंदी पट्टी में कोऑर्डिनेट करने के लिए कोई नीतीश कुमार से बेहतर नाम नहीं है। तो अब इसको कैसे किया जाएगा, ये रणनीतिक बात हो सकती है कि कोई नाराज ना हो, कोई सबकी सहमति ले ली जाए, तो ये हो जाएगा, किसी भी तारीख में हो जाएगा। जब इस आप जानते हैं कि पेगासस फिर से सक्रिय हो गया है, आप नई रिपोर्ट आई है, आप जान रहे हैं। तो ये पेगासस से खबर मिल गई बीजेपी को कि नीतीश कुमार संयोजक होने जा रहे हैं। उसके बाद क्या किया जाए? तो नीतीश कुमार को ही इतना अविश्वसनीय बना दो। मैं देख रहा था टीवी चैनल में, नीतीश कुमार अविश्वसनीय हो गए कि फला समय में उसको छोड़ा, फला समय में इसको जोड़ा, ऐसे किया वैसे किया। अरे ऐसे वैसे करते हुए नीतीश कुमार सबसे ज्यादा सुशासन बाबू के रूप में स्थापित हुए। उस दौर में तो उनकी पॉपुलैरिटी गिरी ही नहीं, बल्कि नीतीश कुमार से दूसरे लोग जुड़ने के लिए लालायित रहे। नीतीश कुमार नहीं अगर होते इस रूप में तो बिहार में एक स्थिर सरकार का युग भी नहीं आता भाई। ये भी एक पहलू है। तो हम ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता को लेकर के जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं और जो पुराने इतिहास लेकर उठाए जा रहे हैं वो खारिज करने योग्य हैं, क्योंकि उन इतिहास के रहते हुए नीतीश कुमार को सबने स्वीकार किया है, चाहे बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो। तो वो उनकी विश्वसनीयता है। आज उनकी विश्वसनीयता को, उसके बाद क्रेडिबिलिटी को और उनकी इस बात को कि वो कहीं भी जा सकते हैं, इसको हवा दे करके एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। और आप जो कह रहे थे कि बहुत सारे साथी, बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आए हैं, वो समझने लगे हैं कि नीतीश कुमार सचमुच में पाला बदल सकते हैं। लेकिन पाला बदलने की तो कोई गुंजाइश दूर दूर तक नजर नहीं आती, उसका कोई लॉजिकल
ग्राउंड हमें दिखाई नहीं देता। और सबसे बड़ा लॉजिकल ग्राउंड हम देख रहे हैं पाला नहीं बदलने का, वो ये कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के हिंदी बेल्ट के लिए वो कोऑर्डिनेटर होने जा रहे हैं। इसकी खबर मिलने के कारण ही ये सारा उत्पात मच रहा है। और जो जेडीयू का अध्यक्ष पद उन्होंने अपने हाथ में लिया है, इस पर भी एक दो लाइन बोलना जरूरी है कि जेडीयू अध्यक्ष, आप देखिए ललन सिंह और नीतीश कुमार में कोई कंपेयर नहीं है। ललन सिंह सवर्ण के नेता हैं, सवर्ण में भी भूमिहार के नेता हैं, एक जिले से ज्यादा उनका प्रभाव नहीं है। वो अपनी सीट जीत लें, इसके लिए उनको आरजेडी या जेडीयू का वोट बैंक चाहिए, तब वो अपनी जीत जातीय आधार पर भी जीत पाएंगे। किसी दूसरे प्रदेश जिले में भूमिहारों का वोट वो नहीं दिला सकते जेडीयू आरजेडी को, इतनी क्षमता उनकी नहीं है। तो ऐसे में जो लाइन, जो लेंथ है पार्टी की, और जो जातीय जनगणना का सवाल है, जो नीतिगत आधार है, उसमें ललन सिंह फिट बैठ ही नहीं रहे हैं। तो ललन सिंह नेतृत्व नहीं कर सकते इस 2024 के समय जेडीयू का, या गठबंधन में के साथी के रूप में रोल नहीं निभा सकते। इसलिए उनको हटाकर सबसे मजबूत नेता ने अपने हाथ में कमान ली है। तो ये इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए लिया गया फैसला है, इंडिया से छिटकने, भटकने और फटकने के लिए नहीं लिया गया है। जी राजीव जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार बहुत ही मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में हैं और उसी में रहेंगे, ये तय मानिए आप। उसके अलावा जितनी खबरें बताई जा रही हैं, सुनाई जा रही हैं, वो बकवास हैं। बकवास समझ के किनारे कीजिए, उस पर अपना डाटा खर्च मत कीजिए, इतना ही कहूंगा, क्योंकि पिछले इतने दिनों से लगातार वही बातें हो रही हैं। और देखिए फाइनली होता क्या है, जो हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं वही तो हो रहा है। नीतीश कुमार, उस समय भी हम कह रहे थे कहीं नहीं जा रहे हैं, और ललन प्रसाद सिंह को इसलिए छोड़ना था क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे मुंगेर से चुनाव लड़ना है और लड़ने के लिए मुझे समय चाहिए। और जो बता रहे हैं प्रेम कुमार जी कि उनमें अपनी इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने चुनाव को खुद जीत पाए। नीतीश कुमार में इतनी ताकत है कि वो अपनी सरकार बनवा लें, और वो बनाते रहे। लगातार पिछले 17-18 साल से मुख्यमंत्री के पद पे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है नीतीश कुमार में। तो ये एक बात है। और इसीलिए तीसरी एक महत्वपूर्ण बात, ये आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे कि इंडिया गठबंधन अब अंदर की खबरें मीडिया को नहीं दे रहा है, किसी भी मीडिया को नहीं दे रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा व्याकुल है मीडिया, सबसे ज्यादा परेशान है मीडिया कि आखिर अंदर खाने हो क्या रहा है। इसलिए अब यहां कयासों का बाजार गर्म है, और अलग अलग ढंग से जैसा कहा जा रहा है कि इंडिया को किसी भी तरह, क्योंकि आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस दिन से इंडिया गठबंधन की घोषणा हुई है, उस दिन से बहुत ज्यादा वो परेशान हैं। क्या क्या नाम नहीं घमंडिया और क्या क्या नाम नहीं लिया, उसको आतंकवाद से भी जोड़ा ऐसे नाम को। उसके बाद फिर इंडी अलायंस कह करके पुकारने लगे प्रधानमंत्री जी। फाइनली उनके लोग भी पहले I.N.D.I.A भी कहने लगे, अभी भी कई लोग कहते हैं, और कई इंडिया गठबंधन के लोग भी कहने लगते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा कई बार मुझे तकलीफ होती है कि आखिर कैसे आप इंडिया गठबंधन में हैं। लेकिन दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये कि इसको किसी भी ढंग से डिफेम किया जाए। और जब इंडिया की बात आती है तो फिर राहुल गांधी की बात आती है, और राहुल गांधी ने आज ही भारत न्याय यात्रा का प्रोमो लॉन्च किया है। उस प्रोमो में कि लगातार 14 राज्यों में कैसे जाएंगे, और अभी भारत जोड़ो यात्रा में क्या कुछ था, ये तमाम चीज़ें। भारत न्याय यात्रा का लोगो उसी ढंग का है, उसी तरह है जैसे भारत जोड़ो यात्रा का लोगो था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तमाम गतिविधियां इतनी हो रही हैं जिससे कहीं ना कहीं परेशानी में भाजपा है, मानिए न मानिए, परेशानी में है। इसीलिए सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही है कि चारों तरफ रंग डालो अयोध्या के नाम से, जय श्री राम के नाम से। अब इस सरकार को कोई बचाएगा तो भगवान राम बचाएंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री जी राम के शरण में तो चले गए हैं, लेकिन राम से खुद के कद को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसा इस देश में संभव है? यह देश आस्था के दम पर भी आगे बढ़ता आया है। इस देश में आस्था सिर्फ धार्मिक ही नहीं है, सामाजिक भी है, वो भी है। उस चीज को समझने की जरूरत है। जरा आना चाहता हूं पहले दीपक जी आपके पास, फिर आऊंगा धनंजय कुमार जी आपके पास। दीपक जी, कैसे देखा जाए, बहुत सारी बातें, खबरों का बाजार गर्म है, और उस बाजार में कहीं ना कहीं इंडिया के लोग भी चपेट में आ जाते हैं, और मजे लूटती हुई बीजेपी तो दिखाई देती है। कैसे देखते हैं?
बोलने का कोई अर्थ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। राम मंदिर पे बहुत ज्यादा बोलने का इसलिए कुछ अर्थ नहीं है, क्योंकि ये जनता के विवेक पर ही छोड़ दिया जाए कि उन्हें क्या चाहिए। और वैसे भी राम कहीं गए ही नहीं थे कि राम को वापस किया जा रहा है किसी सरकार के द्वारा। राम पहले से मौजूद थे और राम में जो है सारी जनता पहले से समाई हुई है, तो उसको हम ये करें। लेकिन देखिए, राम मंदिर के मुद्दे को लगता है कि बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं होगा, इसलिए बी प्लान पे भी मोदी मीडिया काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी और हाईकमान के इशारे पे। उसकी शुरुआत जो हो रही है वो हो रही है बिहार से। अब बिहार में इतनी सारी पैरेलल स्टोरीज चल रही है कि मुझे लगता है कि, लेकिन उसमें इतनी विरोधाभास है, इतनी विसंगतियां हैं, इसके अलग अलग बिंदु जो हम लोगों ने उठाए हैं, जिसे मैं बहुत ज्यादा नहीं बताता, 3-4 बिंदुओं पे बात करूंगा। जैसे कहा जाए कि लल्लन सिंह जो है वो 12 लोगों को लेके तोड़ने जा रहे थे पार्टी को, तो अगर उन्हें पार्टी को तोड़ने रहते तो इतना महत्वपूर्ण पद अपने पास से क्यों छोड़ते वो, और केवल वो 12 पे क्यों टिकेंगे? लल्लन सिंह के कब्जे में तो पूरी की पूरी एक तरह से कही तो पार्टी थी, तो 12 लोगों के छोड़ने की कोई बात नहीं है। दूसरी बात, सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अगर दरवाजे बंद हो चुके हैं तो फिर नीतीश कुमार किसके साथ सरकार बनाएंगे? सबको हटा के। मतलब देखिए, तमाम इतनी तर्कहीन चीजें हैं कि शायद इसके ऊपर एकता कपूर भी सीरियल बनाने से इनकार कर देगी। तीसरी बात, राष्ट्रपति शासन लगाने की बात है, तो राष्ट्रपति शासन क्या कोई भी बुद्धिमान राजनीतिक, इतना मंजा हुआ राजनीतिक, सामने में 4 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव है और 1.5 साल के बाद उनके अपने राज्य में चुनाव है, तो ऐसे महत्वपूर्ण समय में क्या अपनी सारी ताकत को उठाकर वो क्या भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्यक्ष रूप से दे देंगे? बहुत सारे मीडिया में बहुत सारी चीजें तो चल रही है, लेकिन राष्ट्रपति शासन क्यों लगाना चाहते हैं? इसका जवाब मुझे कम से कम कहीं नहीं मिला। मैंने तमाम खबरें खंगाल डाली है, ऐसा कोई कारण कि जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाने से नीतीश कुमार को क्या फायदा होगा, इसको अगर कोई समझा दे। क्या उन्हें ऐसा चाहिए कि 6 महीने के बाद जब लोकसभा चुनाव होगा तो सारी की सारी। एक बात और जोड़ दूं, एक बात और जोड़ देता हूं जो आप कह रहे हैं उसी में। 22 तारीख को नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर देंगे। भाई, विधानसभा भंग करेंगे तो राष्ट्रपति शासन जो आप कह रहे हैं, और इसलिए भंग कर देंगे क्योंकि उस दिन भर जो है वो अयोध्या की चर्चा होती रहेगी, तो सबका ध्यान बिहार पे चला जाए। अब ये मूर्खता से भी ज्यादा है, इसलिए क्योंकि ये तो अभी से है। आप 22 तारीख क्यों जा रहे हैं? अयोध्या का नाम तो आज भी लिया जा रहा है। सुबह खोलिए टीवी चैनल, सुबह खोलिए और शाम तक देखिए आप, अयोध्या ही अयोध्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 8 किलोमीटर का रोड शो, उसमें कहीं किसी के घर पे जा रहे हैं, किसी को निमंत्रण पत्र दे रहे हैं, ये सारी चीजें तो दिखाया जा रहा है। तो ये इन चीजों को उस दिन ही दिखाया जाएगा या आज भी दिखाया जा रहा है? आप तो 24 घंटे आप अयोध्या देखने के लिए तैयार रहिए, और उसके लिए नीतीश कुमार जी 22 तारीख का दिन क्यों चुनेंगे? जिस लॉजिक की बात कर रहे हैं उसी लॉजिक में मैं एक ये भी डाल रहा हूं, और मैं उन तमाम दर्शकों के लिए, उन साथियों के लिए, और खासकर जो हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में, यहां की सियासत में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लेते हैं, अपनी रुचि रखते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि कम से कम आप लॉजिकली बात कीजिए। जैसा प्रेम कुमार जी भी कह रहे थे कि हम सब अगर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं तो कहीं ना कहीं लॉजिक है, और लॉजिक के साथ ही हम बात करते हैं, और उसके बिना आप पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं बन सकते हैं। तो कुछ चीजों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि 22 तारीख को आखिर क्यों करेंगे नीतीश कुमार? इसलिए कि 22 तारीख को सबसे बड़ा दिन है अयोध्या, और आज बड़ा दिन नहीं है जहां प्रधानमंत्री जी जाकर वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं, कई सारे रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किए, कई लोगों के घर पे गए और आमंत्रण पत्र बांट रहे हैं। और कैसे इनको, तब आप 22 आज से लेके 22 तारीख तक या उसके बाद तक जब जब राम मंदिर का नाम आए तब कुछ ना कुछ बड़ा कांड करने के लिए तैयार रहिए। क्या उतने कांड करने के लिए आप तैयार हैं? यह भी तो बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या आपके तमाम क्रियाकलापों को ये जो मीडिया का एक धड़ा है जो सरकार के साथ है, क्या वो आपको दिखाएगा? अगर आपको इग्नोर कर दिया तो 7वें 8वें पेज पे तो इंडिया गठबंधन की खबरें छापी जाती हैं अखबार के पन्नों पे, तो कैसे आप उम्मीद करते हैं कि 22 तारीख को दिखाया जाएगा? एक लॉजिकली मैं रख रहा था। खैर आगे बढ़िए, आप अपनी बात रखिए, माफी चाहूंगा बीच में मैं रोक दिया आपको। ये लॉजिक जो है सामान्य जनता के पास तो है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे जो स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, इस तरीके की जो स्टोरी को फ्लोट कर रहे हैं, उनके पास ये तर्क बुद्धि है ही नहीं। अगर तर्क बुद्धि हो भी तो उसका इस्तेमाल करने की उन्हें इजाजत ही नहीं है।
तो इसलिए उन्हें तो बस कहा जाता है कि इसको आप फ्लोट कीजिए, इसको आप फ्लेयर अप कीजिए, इसके आगे उन्हें तर्क बुद्धि को नहीं। लेकिन जनता से जरूर गुजारिश है कि इस तरीके की स्टोरीज को सोचिए। क्या कोई व्यक्ति लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए अपने घर में आग नहीं लगा देगा कि भाई लोग मेरी तरफ देख लेते हैं, चलिए अब मैं अपने घर में पूरी की पूरी आग लगा देता हूं, अब तो लोग मुझे देखेंगे ही। तो ऐसा होता नहीं है। और नीतीश कुमार से आप ये उम्मीद रख रहे हैं, मरी से मरी हालत में हर मुख्यमंत्री जो है बुरी से बुरी स्थिति में भी अपनी सरकार को बचाने की कोशिश करता है। नीतीश कुमार क्या ऐसी मूर्खता करेंगे कि राष्ट्रपति शासन लगा दे ताकि लोगों का ध्यान उधर हट जाए? और अगर लोगों का ध्यान हट भी गया तो वो कितने देर के लिए, एक दिन के लिए? सरकार तो आपकी हमेशा के लिए चलेगी। क्या 23 तारीख को फिर से दावा कर देंगे कि ठीक है मेरा बहुमत अभी भी है, वापस मुझे जो है वो सरकार दे दीजिए? तो इन चीजों को लेके जो है जिस मतलब तरस देखिए, तरस जो आता है वो आता है मीडिया वालों के ऊपर जो इस तरीके की स्टोरीज को चला रहे हैं। कुल जमा अब राम मंदिर वाला जो मामला है, राम मंदिर के मामले को लेके बिल्कुल एक स्मूथ सेलिंग चाहते हैं संभवतः मोदी। वो नहीं चाहते कि इसमें और कोई दूसरी तरह की गड़बड़ियां हो। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि नीतीश कुमार कहीं कमजोर पड़ रहे हैं। और देखिए पूरा का पूरा गठबंधन राम मंदिर के इशू से कतई परेशान नहीं है। उन्हें ये पता है कि महीना 2 महीना 3 महीना इसका असर रहेगा। उसके बाद जो है गठबंधन जो है जिस समय अपने सीट शेयरिंग के लिए बैठेगा। तो दूसरी बात, इन गठबंधन के जो वोटर्स हैं, किसी भी पार्टी के वोटर्स हैं, वो राम मंदिर बन जाने के कारण उससे कोई डेविएट नहीं हो जाएंगे, उसको छोड़ नहीं देंगे। जो समाजवादी पार्टी को वोट देता है, आप क्या सोचते हैं कि राम मंदिर बनने के कारण वो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ देगा? मतदाता जो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को वोट देता है, उसको वोट देता रहेगा। राम मंदिर अपनी जगह, ये अपनी जगह। हाँ, ये बात जरूर है कि 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा तो संभवतः वो राम मंदिर वर्सेस गठबंधन जो है, जो सामाजिक मुद्दे को लेके आ रहा है, इसी पर लड़ा जाएगा। और जो सामाजिक न्याय की जो यात्रा निकली, भारत न्याय यात्रा राहुल गांधी की, वो मुझे ऐसा लगता है कि उसके असर को काफी कुछ कम करेगी राम मंदिर को। राम मंदिर को हम अलग रखें, राम मंदिर एक धार्मिक पर्व है जिसमें राजनीतिज्ञ जो है अपना फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन इसके बावजूद हुआ यह है कि इसको इतने बड़े पैमाने पर मनाने के कारण मोदी जो है एक गलती कर रहे हैं। उनको उसका राजनीतिक स्वरूप बनाने के बजाय उसको बहुत ज्यादा धार्मिक स्वरूप बना रहे हैं। तो धार्मिक स्वरूप अगर वो ज्यादा बना तो उसका जो राजनीतिक फायदा है वो कितना उठा पाएंगे, मुझे इसमें थोड़ा शक है। 2 महीने, 1 महीना, 1.5 महीना, 15-20 दिन, अब आप देखिए पिछले 10 सालों से तो अयोध्या में लाखों दियों का रिकॉर्ड बन रहा है। उन लाखों दियों के रिकॉर्ड के आधार पर कौन वोट देने जा रहा है? तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने संतोष के लिए कर लें, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है मोदी जी के पास और भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन अल्टीमेटली उन्हें जो लड़ना पड़ेगा वो गठबंधन से लड़ना पड़ेगा, अलग अलग राज्यों में अलग अलग ताकतवर पार्टियों के साथ लड़ना पड़ेगा। उनकी वो लड़ाई जो है, राम मंदिर उसको आसान नहीं करने जा रहा है, ऐसा मुझे बिल्कुल लग रहा है। राजीव जी, बिल्कुल राम मंदिर आसान नहीं करने जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती राम मंदिर या नरेंद्र मोदी के सामने भारत न्याय यात्रा है, बहुत बड़ी चुनौती है। और इस यात्रा से कैसे छुटकारा पाया जाए या इस यात्रा से ऊपर कैसे अपनी यात्रा को बढ़ाया जाए, ये बड़ी चुनौती सामने दिखाई दे रही है। बहुत बड़ा चैलेंज राहुल गांधी ने दे दिया है, किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सबको यही लग रहा था कि अब तो चुनाव की घड़ी नज़दीक है, शायद ये पार्ट 2 यात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 ना हो। लेकिन न सिर्फ पार्ट 2 करना, बल्कि एक टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरना, मणिपुर से लेकर मुंबई तक, और उसमें गुजरात को भी लाना, उसमें उन तमाम राज्यों को लेकर आना, ये बहुत बड़ी परेशानी का सबब दिखाई दे रहा है। दीपक जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, फिर आता हूं धनंजय जी। मैं सिर्फ एक ही लाइन जोड़ रहा हूं ताकि आने वाले जो समय में जो वक्ता है इस मुद्दे को भी ले सकें। जैसा कि कहा जा रहा था कि 22 जनवरी के बाद हो सकता है कि बड़ी सफलता हो जाए, राम मंदिर को लेके पूरा देश मोदी मोदी करने लगे, तो क्या वो मध्यावधि चुनाव कर सकते हैं क्या? मुझे ऐसा लगता है, मेरा विचार है कि अब 14 जनवरी को जो राहुल गांधी ने जो भारत न्याय यात्रा शुरू कर दी है, तो अब शायद वो गलती इसलिए मोदी जी नहीं करेंगे कि वो देख चुके रहेंगे कि पहले से राहुल गांधी और उनके साथ इंडिया गठबंधन का प्रचार तो है मेरे से भी पहले जो है सड़कों पे शुरू हो गया है। ये मैं सही हूं या गलत हूं नहीं जानता, ऐसा मुझे लग रहा है कि अब शायद बिल्कुल नहीं करेंगे मध्यावधि चुनाव का ऐलान। जी,
अब तो ऐसे भी अब समय रहा नहीं, मध्यावधि का समय नहीं रहा, अब तो पूरी अवधि जो है वो पूरी हो रही है। और फिर भी हो सकता है कि महीने भर पहले चुनाव हो जाए और हो सकता है वो भी ना हो। लेकिन धनंजय जी, क्या कुछ कर रहे हैं नीतीश बाबू, ये क्या कर रहे हैं, क्या गड़बड़ हो रहा है? और क्यों नीतीश बाबू इंडिया गठबंधन से इतने नाराज़ हो गए हैं कि राहुल गांधी बार बार कभी ममता बनर्जी को फ़ोन करते हैं, कभी नीतीश बाबू को फ़ोन करते हैं, कभी लालू प्रसाद यादव को फ़ोन करते हैं। और इधर ये लोग कहते हैं, दूसरा जो धड़ा है वो कहता है कि देखिए लालू प्रसाद यादव को अपने बेटे को मुख्यमंत्री देखने की चाहत इतनी हो गई कि नीतीश बाबू के साथ वो बना के चल नहीं रहे हैं और वो इतना खिसिया गए हैं कि अब वो सुनने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और वो अब गठबंधन छोड़ने जा रहे हैं। कितनी सच्चाई? जी ये चंडू खाने का गप है ना? और चंडू खाने का गप इस तरह के प्रेम भाई ने हालांकि बढ़िया विस्तार से बतला ही दिया है। मैं थोड़ा सा कुछ और उसमें जोड़ देता हूँ, कुछ तर्क ऐड कर देता हूँ जी। लालू प्रसाद यादव जो है और नीतीश कुमार दोनों एक ही पेड़ की दो टहनियां हैं। पहले तो ये समझ लीजिए, दोनों समाजवादी विचारधारा से आए हुए हैं, दोनों लोहियावादी हैं, दोनों जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में साथ चले और दोनों के बीच जो झगड़ा हुआ था उसकी वजह राजीव जी थे, राजीव रंजन, ललन सिंह जी, है ना, एक पार्ट वो भी थे। और एक बात याद रखिए कि जो 33 साल से सरकार है इन दोनों की, समाजवादियों की सरकार कह दीजिए, उस तरह से पिछड़ों की सरकार भी कह दीजिए जी, तो पिछले 33 सालों में बिहार में क्या बदला, इसको गौर कीजिएगा तो पता चलेगा कि राम मंदिर के नाम पर जो रथ लेके निकले थे अयोध्या से, ये सोमनाथ से अडवाणी जी, वो रथ वहीं रोका गया था और रथ रोके जाने के बाद भी वहां तूफान नहीं आया, सरकार उनकी बदली नहीं थी, लालू प्रसाद यादव जी की सरकार। इससे समझ में आता है कि वहाँ सांप्रदायिक लोग नहीं रहते हैं, धर्म को मानते हैं, धार्मिक हैं, अभाव में लोग सबसे ज़्यादा भगवान भरोसे हो जाते हैं। जब आपके पास ज्ञान की कमी होती है, धन की कमी होती है, सुखों की कमी होती है, तो आप जाते हैं अल्लाह, ईश्वर, पता नहीं क्या क्या नाम लेने लगते हैं। लेकिन जैसे ही सारी संपन्नता आ जाती है तो आप टूरिज्म में निकल जाते हैं, जरा अमेरिका घुमाते हैं, जरा वहाँ झील में नहा लेते हैं, जरा ये खरीद लेते हैं, जरा वो खा लेते हैं और ये बताने लगते हैं कि देखो हम कितने कर्मठ हैं, कितना पैसा कमाया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई कहता है कि मैं मुख्यमंत्री भगवान की वजह से हूँ? मुख्यमंत्री बनते ही कहता है कि अरे मैं तो भगवान ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया। तो नीतीश कुमार जी ने जो किया है, एक लाइन कही जाती है, कहावत कही जाती है कि कोई काम अगर अच्छे से करना चाहते हैं तो स्वयं कीजिए। नीतीश कुमार जी ने वही किया। और प्रेम भाई ने कहा कि जो है ललन जी अपने थोड़ा सा कठोर बोला उन्होंने, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि राजीव रंजन जी हैं या जो ललन सिंह जी हैं, वो एक ऐसे नेता के तौर पे जाने जाते हैं जो पढ़ा लिखा व्यक्ति और जो अंधभक्त नहीं है किसी का, जिसके अंदर तर्क करने की क्षमता है। और अच्छे जो नेता हैं, भूमिहार नेता भी कई हैं नीतीश कुमार जी के साथ, जिससे विजय कुमार चौधरी जो अभी वित्त मंत्री हैं वो भी भूमिहार ही हैं, ये भी हैं, ललन जी भी हैं और भी लोग हैं। तो नीतीश कुमार ने जो 18 साल में शासन किया उसमें समावेशी एक चेहरा बना कर रखा अपने पूरी पार्टी को भी और अपने पूरे मंत्रिमंडल को भी। वहाँ आपको झा जी भी मिलेंगे, वहाँ चौधरी जी भी मिलेंगे, वहाँ फलाना जी भी मिलेंगे, वहाँ यादव जी भी मिलेंगे, वहाँ सब मिलेंगे, सारी जातियों का समन्वय वहाँ। अगर जीतन राम मांझी नहीं है तो सदा जी वहाँ हैं, अशोक चौधरी भी वहाँ हैं। तो इस तरह से तमाम जातियों का अगर कहें कि जाति सर्वेक्षण की बात करते हैं और सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो जातियों का जिक्र अनिवार्य हो जाता है। अब वो बीजेपी की तरह जिक्र नहीं होता है। बीजेपी कहती है कि ऐसे तो जातियों के नाम पे भेदभाव करती है बीजेपी, लेकिन जातियों के सर्वेक्षण की जब बात आती है कि उनको न्याय दिया जाए, सामाजिक न्याय हो, तब वो कहते हैं कि हिंदू धर्म को तोड़ा जा रहा है। अरे क्यों तोड़ा जा रहा है भाई? हिंदू धर्म को आप जोड़ दो, आप तो निकले हो हिंदू धर्म के ठेकेदार हो, आप सबको ब्राह्मण बना दो, क्या दिक्कत है? एक तो आपको पास करना पड़ेगा संविधान, इतना सब तो 370 हटा दिया, सब हटा दिया, तो जाति नहीं हटा सकते। लिखो कि अब कोई मोदी नहीं है, सब ब्राह्मण है, फलाना शर्मा, या सबको मोदी बना दो, एक कर दो, सबका सरनेम एक होगा। राजीव रंजन श्रीवास्तव की जगह राजीव रंजन मोदी कर देंगे, क्या दिक्कत है देश में? तो ये नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे?
कि खाली जाति कर देने से तो होगा नहीं। क्या ब्राह्मण गरीब नहीं है? क्या राजपूत गरीब नहीं है? बिहार में तो पता चला कि 33% गरीब लोग हैं। राजपूत भी गरीब हैं, ब्राह्मण भी गरीब है, मूसर तो बेचारे गरीब है ही। तो सारे गरीबों के लिए उन्होंने जो कहा कि हम जो है 2 लाख रुपया प्रति परिवार स्वरोजगार के लिए पैसे देंगे। सामाजिक न्याय किसको कहते हैं? सामाजिक न्याय इसी को कहते हैं कि सबको समान अवसर मिले। बिल्कुल। वो जो महिला बंधन करते हैं और जो महिला जो वहाँ पे अवार्ड लौटा रही है, उनकी चिंता नहीं है। हमारे एक दर्शक हमको बता रहे थे और हमारे एक स्पीकर भी कि भाई आप गए हैं यज्ञ करने के लिए, तो बिना जसोदा बहन के कैसे होगा यज्ञ? कैसे पूजा होगी? सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, ये तो हमारे यहाँ पढ़ाया जाता। पंडित जी तुरंत बोलेंगे, जब जैसे ही कोई पूजा कराने वाले यजमान पूछते हैं, यजमान मेरी पत्नी किधर बैठेगी, मैं किधर बैठूं, तो तुरंत वो मंत्र पढ़ते हैं संस्कृत का, सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश। भवानी यानी स्त्री हमेशा दाएं रहेंगी। वामांगी कहा गया है, लेकिन पूजा के समय वो दाहिने तरफ बैठती हैं। ये मैं परंपरा की बात कर रहा हूँ। तो वो तो वहाँ है नहीं। रामलला की मूर्ति लगाई गई, वहाँ भी वो नहीं है। तो नीतीश कुमार ने जो किया है वो सामाजिक न्याय के पुरोधा में कहूँगा उनको। एक लालू प्रसाद जी से पहले भी वहाँ पे शुरू किया था जगदेव बाबू ने। जगदेव बाबू थे, कर्पूरी ठाकुर थे। कर्पूरी ठाकुर का आपको पता है कि जन्मदिन है 24 तारीख को, 24 जनवरी को जन्मदिन उनका है। और जन्म मतलब शताब्दी वर्ष है, ये 100 साल पूरे होंगे। और उस पर वहाँ पे बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। और हमने शायद आपके प्रोग्राम में बताया भी था कि रामनाथ ठाकुर को अध्यक्ष बनाने की बात की जा रही है। तो रामनाथ ठाकुर को अध्यक्ष नहीं बनाया गया, लेकिन संभवतः है कि 1-2 लोगों को एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष को बना सकते हैं। ऐसा है, हो सकता नहीं बनाए, चूंकि एक क्या होता है कि हर पार्टी के भीतर कहीं ना कहीं जो और दूसरे तीसरे चौथे नंबर के नेता होते हैं, उनके बीच आपस में कहीं घटपट पटपट चलता रहता है। तो तमाम चीज़ों को उन्होंने बैन करने के लिए खुद अपने हाथ में कमान संभाली है। और नीतीश कुमार इस तौर पे देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो कर रहा है, राहुल गांधी जो कर रहे हैं, अपने तम सही कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को ये आश्वासन भी है कि आप चिंता मत कीजिए, उनको जो है हम बहुमत से तो 10 सीट नीचे ला देंगे, बाकी आप कितना नीचे लाते हो आप जानो। हम गारंटी देते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड मिला करके कि जो बहुमत है उनसे 10 सीट नीचे ला देंगे। बाकी कांग्रेस लड़ाई लड़े, उनके भी छत्रप है। लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, देखिए उनकी चिंता कैसे दिखाई पड़ती है, आप बीजेपी की गौर कीजिए। कुछ उदाहरण दूं मैं। एक तो सामाजिक न्याय करते हैं, सामाजिक समीकरण जोड़ते नजर आते हैं मोदी जी तमाम प्रदेशों में। अभी जो मुख्यमंत्री बनाए, 1 मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री, वो सामाजिक समीकरण है। अब वो ये भी नैरेटिव चला रहे हैं कि मोहन यादव मध्य प्रदेश से चलेंगे और बिहार में लालू यादव जी को पटकनी दे देंगे। अब बतलाइए कितना बड़ा गप है ये। मुलायम सिंह यादव गप नहीं पटकनी दे पाए लालू प्रसाद यादव को, ये जाके दे आएंगे, ये गप ही है ना। और ये जो विधानसभा भंग करने का, राष्ट्रपति शासन लगाने का, ये सब गप से भी आगे। क्यों भंग करेंगे? और अगर मान लिया कि कह रहे हैं कि 10-12 विधायक जो है जाना चाहते हैं इधर से उधर, तो 10-12 विधायक के जाने से क्या हो जाएगा? लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार दोनों साथ हैं तो सरकार तो गिरने वाली नहीं है। बीजेपी की सरकार बनेगी उससे। और बीजेपी वाले बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दरवाजा बंद है। अरे दरवाजा बंद है, कोई खटखटाएगा तब ना बोलोगे भाई दरवाजा बंद है। ऐसे ही बीच में बोलते रहो दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद है। तो दरवाजा सच में अगर कहीं बंद हो गया तो बिहार में खाता नहीं खुलेगा, बंद हो जाएगा। बोला पब्लिक भी नहीं आ रही है, दरवाजा बंद हो गया। तो मैं कहूंगा नीतीश कुमार पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। और जो राहुल गांधी ने दोहराया है नागपुर रैली में, सामाजिक न्याय को सबसे ज्यादा अंडरलाइन किया है। और सामाजिक न्याय होता है इससे जाति सर्वेक्षण, और जो है जाति सर्वेक्षण के बाद आरक्षण, और आरक्षण के बाद जो 33% गरीबों को चिन्हित करने की बात है। 2 बात और बोलूंगा राजीव भाई, आप देखिए बिहार में जो प्रोग्रेस है वो बड़ा सिलसिलेवार है। अपराध कंट्रोल, महिलाओं को सबसे ज्यादा बराबरी की भागीदारी है। देश में कोई स्टेट बता दीजिए जहां महिलाओं को बराबर की भागीदारी है। राजनीतिक भागीदारी है, नौकरियों में भागीदारी है, सड़कों पे भागीदारी है, तमाम जगह पे भागीदारी। और जो दारूबंदी जो की गई वो महिलाओं के लिए ही की गई, उससे कितने हजार करोड़ का नुकसान है। और जो कह रहे हैं कि अयोध्या में दारू की दुकान नहीं खुलेगी, 50,000 रुपया 50,000 करोड़ रुपया कलेक्ट करना चाहते हैं दारू बेच करके, उत्तर प्रदेश की सरकार करना चाहती है। तो उसके बाद सड़कें हो, बिजली हो,
तमाम चीजें वहां उपलब्ध है। अब एजुकेशन पे जिस तरह से, हेल्थ पे जिस तरह से ध्यान दिया गया है, आपने सुना कि इतनी नौकरियां दी गई किसी स्टेट में? पिछले 10 वर्षों का इतिहास पलट लीजिए आप। 3 लाख 4 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गई। 4 लाख शिक्षकों को, 4,40,000 नियोजित शिक्षकों को, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के जो शिक्षक थे उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया। तो वहां लगातार रोजगार देने की बात हो रही है, नौकरी देने की बात हो रही है। और एक और आपको घटना बतला दूं, हेल्थ में भी बड़ा बढ़िया काम हो रहा है। पीएमसीएच को वर्ल्ड लेवल का हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। और एक और घटना सुना दूं कि दिल्ली के रोहिणी इलाके के रहने वाली एक लड़की, हमारे आज मित्र बता रहे थे, उनके गांव में आई है टीचर बन करके। दिल्ली से एक लड़की, कवारी लड़की, रोहिणी की रहने वाली, बिहार के मुजफ्फरपुर के गांव में नौकरी करने आई है। वो हालांकि यूपीएससी की तैयारी करना चाहती है आगे जाकर के। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि बदलाव आया है। बिहार के लोग पहले नौकरी करने जाते थे, अब बिहार लोग नौकरी करने आ रहे हैं। ये बदलाव की बात है। और सामाजिक न्याय, वहां दलित को कोई पीटा नहीं जा रहा है कि दलित है तो कैसे चप्पल पहन के आ गया, वो नहीं कहा जा रहा है। न वहां ब्राह्मण को पीटा जा रहा है, न वहां मुसलमान को पीटा जा रहा है। वहां मॉब लिंचिंग पर फांसी की सजा का प्रावधान करने की भी जरूरत नहीं है। अपने आप मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है बिना कानून के। तो जो छाती ठोक करके कह रहे हैं कि हमने मॉब लिंचिंग पे ये सजा कर दी, वो अपने प्रदेशों को देखें। बिहार में सामाजिक न्याय है और इसीलिए सबसे ज्यादा मुश्किल है बीजेपी के लिए। बीजेपी सबसे ज्यादा परेशान बिहार से है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज़्यादा परेशानी बिहार से है और इसलिए सबसे पहले बिहार को तोड़ो, ये इस कोशिश में। और बिहार को तोड़ना मतलब बिहार से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को अगर अलग कर दें तो इंडिया गठबंधन में ऐसे ही फूट पड़ जाएगी। लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे बहुत ऐसी खबरें, बहुत ऐसी बातें जो आती रहेंगी, लेकिन उससे हम पर्दा हटाते रहेंगे रोज शाम 7 बजे इसी कार्यक्रम में। ये तय मानिए, जो सच्चाई है, सच्चाई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है सच्चाई को पाना। बस लॉजिक का इस्तेमाल कीजिए और जरा कोशिश कीजिए, सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या ऐसा हो सकता है। आप बिल्कुल जितने ये डब्बा में बंद चैनल्स हैं ना, वो सब देखिए आप। मैं किसी को नहीं कहता कि चैनल्स देखना बंद कर दीजिए, सब देखिए और उसके बाद अपना दिमाग लगाइए कि ये आदमी कितना बड़ा बेवकूफ़ है, फिर खूब हंसिए, आपकी सेहत ठीक रहेगी। आपको खूब हंसना चाहिए वैसे चैनलों को देख करके, सेहत को अगर तंदुरुस्त रखना है तो। अमलेंदु उपाध्याय जी, ज़रा आपसे समझूं, बहुत नीतीश बाबू की बात कर लिए, राहुल बाबू जो हैं यानी राहुल गांधी, उनका ये न्याय, उनकी जो न्याय यात्रा है, ये क्या इतना ज़्यादा असरकारी चुनाव से उनकी यात्रा शुरू होने से पहले ही हो गया है ये यात्रा असरकारी, कि अब मोदी जी न्याय के सामने ज्ञान की बात करने लगे हैं? एक नया फ्रेज दिया उन्होंने कल ही, ज्ञान को उन्होंने बताया है GYAN, ज्ञान। हम ज्ञान को ऊपर रखेंगे, सुना होगा आप लोगों ने। G से गरीब, Y से उन्होंने कहा है युवा, यूथ, A से अन्नदाता यानी किसान और N से नारी। और ये जो ज्ञान है इसको ये खूब प्रचारित करने वाले हैं आने वाले समय में, अभी आपको बता रहा हूँ। और न्याय पे ज्ञान को भारी दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां जाति को भी काटने की कोशिश करेंगे। 4 जातियां जो बताते हैं वही ये 4 पार्ट को यहां लेके आए हैं अपने ज्ञान में। और दूसरी बात ये कि जो आप जाति आधारित जनगणना की बात कर रहे हैं उसकी काट भी इसी से निकलेगी, जिसकी बात धनंजय जी कह रहे थे। सामाजिक न्याय की जो बात हम लोग करते रहे हैं उस पर ज्ञान को हावी कराने की कोशिश होगी। आने वाले समय में ये सब कुछ देखेंगे अगर अयोध्या का जो तीर है वो निशाने पे नहीं लगा तो। अमलेंदु जी, राहुल गांधी यहां न्याय कितना, उनकी जो न्याय यात्रा है उसमें जो न्याय उनका है, अन्याय पर न्याय, वो कितना आगे आप देखते हैं? क्योंकि अब लड़ाई ज्ञान और न्याय की है, ये तय मानिए। अयोध्या और बाकी सब भूल जाएंगे। राजीव जी, मुझे लगता है कि जो ज्ञान और न्याय की लड़ाई की बात हो रही है, तो जो अज्ञानी जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ये ज्ञान उनका सारा अज्ञान दूर कर देगा और न्याय मांगेगा। तो अज्ञानी को अपनी अज्ञानता प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए और ज्ञान की ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए किसी भी अज्ञानी को। तो कुल मिला के राजीव जी, मुझे लगता है कि न्याय यात्रा जो है उसका भूत अभी से सिर पर चढ़ के बोल रहा है
और ये समझ में आने लगा है कि ये न्याय यात्रा जो है वो किसी भी तरीके से जो राम मंदिर के जरिए जो बनाने की कोशिश की जा रही है तूफान, उसके ऊपर भारी पड़ता हुआ ये दिख रहा है। इसीलिए अब वो ज्ञान की बातें होने लगी हैं। वरना तो भाई आप तो राम में हो गए हैं, अब विष्णु के अवतार हो गए हैं, शंकराचार्य आप बुला नहीं रहे हैं, शंकराचार्य की जगह जाकर के आप जो है वो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। सब कुछ जब आप हो गए हैं, हिंदू हृदय सम्राट भी आप ही है, सब कुछ आप ही है, तो फिर ये ज्ञान और अज्ञान की बातें क्यों की जा रही है? इसका मतलब राजीव जी साफ है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं है और प्रधानमंत्री को भी भरोसा नहीं है। या ये कहिए कि उनको भरोसा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है वो भारतीय जनता पार्टी का साथ किसी भी हाल में देने नहीं जा रहे हैं और किसी भी अन्याय का साथ जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के ये सारी चीजें सामने आ गई हैं और इसीलिए जो है वो ये बातें जो है ज्ञान और अज्ञान की सारी की जा रही है। लेकिन राहुल गांधी का जो राजीव जी रूप तैयार, मतलब जब तक आई सूचनाएं आई है और जिस तरीके से खबरें आ रही है कि राहुल गांधी किस रास्ते से गुजरेंगे और क्या क्या उनका होगा, यानी एक दिन में लगभग 100 किलोमीटर या 110 किलोमीटर की वो यात्रा करेंगे और उस बीच में पैदल यात्रा भी होगी, बाकी सारी जो है वो बस से यात्रा होगी। यानी एक लंबा रास्ता जो है वो राहुल गांधी जो है वो तय करेंगे और 6200 किलोमीटर की जो यात्रा है, मुझे लगता है कि उसमें कम से कम 6-7 करोड़ लोगों से राहुल गांधी रूबरू होंगे, फेस टू फेस, आमने सामने। तो जब राहुल गांधी 6-7 करोड़ लोगों से आमने सामने मिलेंगे, और ये लगभग वही सीटें होंगी राजीव जी जहां कांग्रेस जो है पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में नंबर 2 थी या बहुत कम मार्जिन से हारी थी, या जहां पे जीत की संभावनाएं ज्यादा है, ये लगभग वो सीटें होंगी। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी जब गुजरेंगे यहाँ से, और राहुल गांधी ने जब इस बार जो रूट तय किया है उसमें दक्षिण नहीं है, इसका मतलब ये है राजीव जी कि राहुल गांधी जो है वो ये तय कर चुके हैं। एक तो ये कि ये राजनीतिक यात्रा, इसमें राजनीतिक न्याय की बात की गई है, तो राजनीतिक यात्रा है तो चुनाव को ध्यान में रख के ही ये यात्रा है फिर, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो इससे घबराई हुई दिखाई पड़ रही है। कुल मिला के राजीव जी मुझको लगता है कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों जो आर पार के मूड में है, तो इसीलिए आर पार के मूड में, आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात की मध्य प्रदेश राजस्थान चुनाव के दौरान, उस समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनकी तो 4 जातियां हैं, वो युवा है और नारी है और क्या क्या है, उसी को उन्होंने जो है वो थोड़ा घुमा फिरा के ज्ञान की बातें कर दी है। यानी जो उस समय ज्ञान था प्रधानमंत्री का, वो ज्ञान में तब्दील हो रहा है। अच्छी बात है प्रधानमंत्री को ज्ञान आ जाए, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, और जब ज्ञान आएगा तो फिर न्याय की बात भी प्रधानमंत्री करने लग जाएंगे। तो हम लोग को आशा करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री अपने अज्ञान से दूर होंगे, उनको जब ज्ञान प्राप्त होगा तो न्याय की बात भी करने लग जाएंगे, और फिर सामाजिक न्याय की बात भी होगी, आर्थिक न्याय की बात भी होगी, और राजनीतिक न्याय की बात भी होगी। तो हमको ये आशा करनी चाहिए। दूसरा राजीव जी, बस एक बात कह के मैं अपनी खत्म करता हूँ कि ललन सिंह की काफी बातें हो रही थी, उस मीडिया की काफी बातें हो रही थी। ललन सिंह ने थोड़ी देर पहले जो है वो ट्वीट किया है और अपना एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, और उन्होंने कहा है कि जिस मीडिया ने खबरें चलाई है उसके खिलाफ वो मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। उनका ट्वीट की वो 2 लाइनें वो पढ़ के सुना देता हूँ, विज्ञप्ति थोड़ी लंबी है। ललन सिंह कह रहे हैं कि पिछले करीब 1 हफ्ते से हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड और मेरे बारे में बहुत सारी भ्रामक और तथ्यहीन खबरें मीडिया के वर्ग द्वारा चलाई गई। मेरे और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के 37 साल के संबंधों पर भी प्रश्न लगाने की कोशिश हुई। ऐसी तथ्यहीन खबरें चलाने वाले चारों खाने चित होंगे। ऐसा करने वाले सभी संस्थाओं को कानूनी नोटिस दूंगा और मेरी छवि धूमिल करने के लिए उन पर मानहानि का मुकदमा करूंगा। तो ये जिस मीडिया की बातें हो रही थी, जिस मीडिया की एक की वो तो है ही, और कुछ यूट्यूबर्स भी जो समझे जाते थे कि बड़े वो सेकुलर है और लिबरल है, ये उनके, हालांकि हम उन को जानते हैं कि जो छुपे हुए हैं, अब वो सब कहने की आवश्यकता नहीं है किसका किसका क्या, लेकिन इस तरह की चीज सामने जो आया गया पिछले लगातार नीतीश कुमार को लेकर के और ललन सिंह को लेकर के, वो सारी चीजें जो है वो इस तरीके से सामने आ रही है। ललन सिंह का आज का ये ट्वीट जो है और विज्ञप्ति जो है, खास एक अखबार का नाम लेकर उन्होंने कहा है कि मैं उसके खिलाफ तो करूंगा ही करूंगा, बाकी जिसने भी चलाया उसके खिलाफ करूंगा। तो ये चीज सब सामने आ गई। तो मुझे लगता है कि अब ये बातें जो करने वाले हैं शायद थोड़ा लगाम लगेगी राजीव जी। अब ये जो 22 जनवरी को लगवा रहे हैं राष्ट्रपति शासन, अब वो राष्ट्रपति शासन नहीं लगवाएंगे ललन सिंह के नोटिस पहुंचने के बाद। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक बार नोटिस पहुंचे उसके बाद फिर थोड़ी सी जो है चर्चा का बाजार, ये भी गलत चर्चा का बाजार जो है वो फर्जी खबरों का बाजार कम से कम वो थमे, और ये थमना ज़रूरी भी है। राम धुन में मग्न रहिए लेकिन फर्जी खबरें मत दिखाइए, ये बहुत ज़रूरी है। प्रशांत टंडन जी, एक बार आना चाहता हूँ आपके पास। प्रशांत जी, बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं, ज़रा राहुल गांधी की राजनीति आपके ज़रिए समझना चाहता हूँ, और उसमें भी इस वक्त न्याय योजना की बात 2019 में हुई थी, लेकिन न्याय यात्रा के ज़रिए न्याय योजना को
जन जन तक पहुंचाना, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके अलावा देश में आज जो इनका जो प्रोमो जारी हुआ है, उस प्रोमो में अभी तक जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा के बाद की जो यात्राएं हैं उन सब का जिक्र है। कुलियों से मिलना, ट्रक चालकों से मिलना, ट्रक में बैठना, फिर वो पहलवानों से मिलने गए, वो भी, ये सारी चीज़ें उसमें हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ से एक न्याय की अपनी जो धुरी है उसको मजबूत करने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक बड़ी चुनौती, क्योंकि कल परसों के भाषण में भी राहुल गांधी जाति आधारित जनगणना की बात कर रहे थे, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक की बात कर रहे थे। और ये अगर इसको लेके चलते हैं तो क्या यही हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी परेशानी में फंसी हुई भाजपा दिखाई देती है। और यहाँ से वो राम मंदिर का घंटा कितना भी तेज आप बजा लो, लेकिन वो असरकारी नहीं साबित होने वाला है, ऐसा माना जाए। राजीव जी, मैं राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में सवाल आपका, उस पर मैं आता हूँ। ये क्योंकि नीतीश कुमार में बहुत बातें हो रही हैं जी, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और बुलेट पॉइंट के जरिए मैं जोड़ दूं कि नीतीश कुमार, बीजेपी की दिक्कत क्या है बिहार में लालू प्रसाद यादव से, कि बिहार एकमात्र हिंदी भाषी राज्य है जहां बीजेपी अपना मुख्यमंत्री कभी नहीं बना पाई। और दूसरी बात कि नीतीश कुमार क्यों गए, एनडीए का साथ क्यों छोड़ा, रातों रात क्यों उलट गए। उनकी सोनिया गांधी से बात चल रही थी, याद कीजिए उन दिनों को। और जो नक्शा बन रहा था नीतीश कुमार के साथ वो बहुत व्यापक था। वो नक्शा क्यों बन रहा था? वो नक्शा इसलिए बन रहा था कि बीजेपी वहां भी ऑपरेशन लोटस करने वाली थी। बिहार में उनको एक सिंधिया मिल गए थे, नीतीश कुमार के करीबी आरसीपी सिंह, जो नीतीश कुमार ने उनका राज्यसभा का नॉमिनेशन रोक दिया, केंद्रीय मंत्री तो उनका मंत्री पद चला गया। और अगर नीतीश कुमार 24 घंटे की भी देरी करते तो नीतीश कुमार भी कमलनाथ बन चुके होते। इसलिए दोबारा वो नहीं जा सकते। उनको मालूम है नीतीश कुमार को कि बीजेपी क्या कर रही थी, और नीतीश कुमार को वो हटाकर कोई इस बार गठबंधन नहीं करेंगे। वो लोग बीजेपी अपना मुख्यमंत्री लाना चाहते थे, ये उनकी टीस है बीजेपी की। अब दूसरी चीज है कि मोदी साहब ने कह दिया, राहुल गांधी पे आ रहा हूं, लेकिन मोदी साहब ने कहा कि दिया जलाइए, 140 करोड़ लोगों से कहा। ये बड़ा अच्छा एक जो है एग्जिट पोल के पहले एक एग्जिट पोल हो जाएगा। ये बड़ा खतरनाक बयान मोदी साहब ने दे दिया है। अब हमारे घरों के आसपास दियों की गिनती में अगर कमी हुई दिवाली के हिसाब से, तो हम ये मानेंगे कि हाँ, मोदी साहब की बात पे अपील जरा कम है। अब राहुल गांधी की देखिए राजनीति 2019 के इलेक्शन तक, राजीव जी, राहुल गांधी के ऊपर जो प्रोजेक्ट था, कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट, उसका भयंकर असर था। बावजूद उसके वो 3 राज्य जीत कर आए थे अपनी अध्यक्षता में। और उसके बाद ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि न्याय योजना नहीं चली, राफेल का मुद्दा नहीं चला, चौकीदार चोर है नहीं चला, क्योंकि फरवरी के पहले सप्ताह तक जो भी सर्वे आ रहे थे वो एनडीए की सरकार नहीं बना रहे थे। पुलवामा बालाकोट के बाद स्थिति दूसरी हो गई। राहुल गांधी की जो पॉलिटिक्स है राजीव जी, उसमें कंसिस्टेंसी है। वो ये नहीं कि आज एक बात कह रहे हैं कल दूसरी बात कह रहे हैं, बिल्कुल कंसिस्टेंसी है। भारत के संविधान के हिसाब से कांग्रेस की जो पुरानी रणनीति, पुरानी जो विचारधारा है उसकी है। उनको बहुत मुश्किल हुई कांग्रेस पार्टी को
उस विचारधारा में वापस लाने में जिसके लिए कांग्रेस पार्टी जानी जाती थी, और उसी विचारधारा की वजह से कांग्रेस पार्टी का व्यापक समर्थन दलितों में, आदिवासी में, अल्पसंख्यकों में था। कांग्रेस ने वो समर्थन खोया वैचारिक कंफ्यूजन के चक्कर में। राहुल गांधी ने वो दूर किया है। याद कीजिए G20 हुआ करता था, G23 क्या था वो, G22 23 जो भी था, वो G23 खत्म हो गया। उसका काम ही ये था राहुल गांधी की नीतियों के मुखालफत करना। तो राहुल गांधी ने कांग्रेस को विस्थापित किया है, और एक बड़ा काम जो किया है कि सामाजिक न्याय की राजनीति में एक राष्ट्रीय पार्टी पहली बार आई है। अगर वामपंथी पार्टियों ने यह पहचान लिया होता राजीव जी मंडल के समय, तो वामपंथी पार्टियों का वो हालत नहीं होती जो आज है। यही उनसे ऐतिहासिक भूल हुई है। ये कांग्रेस से भी ये रणनीतिक गलती हो रही थी। और याद कीजिए कि जब से मंडल का पॉलिटिक्स आई है, तो कांग्रेस जहां पे रूल करती थी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, वहां कांग्रेस का बोलबाला कम हो गया। तो राहुल गांधी बहुत सोची समझी रणनीति के तहत सामाजिक न्याय की राजनीति में आ गए हैं। अब वो भारत के आर्थिक मुस्तकबिल के लिए भी अच्छा है, देश के कल्याण के लिए भी अच्छा है, और एक अच्छी राजनीति भी है। तो मुझे लगता है कि ये जो राजनीति है, इसका जवाब मोदी जी के पास नहीं है। देखिए, मोदी जी सामाजिक वर्चस्व के, सामाजिक आर्थिक वर्चस्व के रिप्रेजेंटेटिव हैं। उन्हीं शक्तियों ने उनको बैठा के रखा है, और जिस दिन उन शक्तियों से अगर मोदी जी ने कोई मतलब कोई दुराग्रह हुआ, तो 1 मिनट लगेगा उनको यहाँ से वहाँ करने मोदी साहब को। ये तो कृपा पे है उनकी। सामाजिक और आर्थिक यथास्थिति बनाए रखने वालों की कृपा पे मोदी साहब की वो है राजनीतिक करियर, और वो उस तरफ रहेंगे। जो उनकी मजबूरी है कि वो सामाजिक न्याय की उस राजनीति में उतनी बेबाकी के साथ नहीं आ सकते जिस बेबाकी से राहुल गांधी आ गए हैं। और इसका राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को और देश के लोगों को भी इसका जो है वो सकारात्मक नतीजा मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, सकारात्मक नतीजा मिलेगा, और मिले ना मिले लेकिन सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए इस देश में, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उस दिशा में बढ़ते हुए इंडिया गठबंधन के नेता जो हैं वो दिखाई देते हैं, और खासकर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से उन्होंने दिखा दिया है दमखम अपना, और साथ में अब भारत न्याय यात्रा लेकर निकलने वाले हैं इसी महीने, आने वाले महीने। आज 30 खत्म, कल 31, इस साल का आखिरी दिन, और उसके बाद 1 तारीख और 14 तारीख से राहुल गांधी मणिपुर से निकलेंगे। रोज लगभग, जैसा दीपक जी, अमलेंदु जी कह रहे थे, लोग रोज लगभग 100 से 110 किलोमीटर चलेंगे, तभी 60 दिन में 6200 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेंगे। इस चर्चा को यही समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं प्रशांत टंडन जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी, धनंजय कुमार जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ हो रही थी, और अलग अलग पहलुओं पर चर्चा ज़रूरी है, इसलिए भी